जय हिंद दोस्तों। आज हम 24 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 23 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर थे बी ए बी। ये सारे के सारे मैंने आपको पीवाईक्यू दिए थे। अगेन आज भी जो ये 3 क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू ही है सारे। ओके, और ये जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी पीवाईक्यू है 2023 का। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे, उस कैपेसिटी आपकी बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज ना सबसे पहले उल्टे से शुरू करते हैं। चलिए मैप बेस्ड पहले वो देख लेते हैं पार्ट। तो देखो भाई, टर्की न्यूज में था। सबसे पहले भाई न्यूज में क्यों था वही देख लेते हैं। तो रिसेंटली टर्की ने अटैक कर दिया है, मतलब स्ट्राइक किया है कुर्दिश मिलिटेंट रीजन के ऊपर। कुर्दिश मिलिटेंट अभी क्या है भाई? तो भाई कुर्दिश एक एथनिक ग्रुप है जो कि अपनी एक अलग ऑटोनॉमी चाहता है। और ये कौन से एरियाज में रहते हैं भाई? तो देखो ये जो वाला यहाँ पे जूम करते हैं एक सेकंड ना सिर्फ। ये वाला जो एरिया ना, अजरबैजान वाला, टर्की वाला, कुछ हद तक सीरिया, इराक, ईरान, ये पूरा एरिया, इनको ये बोल रहे हैं कि ये हमारा एरिया है कुर्दिस्तान। मतलब हमें ये अलग चाहिए एरिया, तो हमें दीजिए। और इसके लिए वो लगातार लड़ते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। रिसेंटली टर्की ने इनके ऊपर स्ट्राइक किए, इसलिए टर्की न्यूज में था। दो आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो गए कि कुर्दिस्तान क्या है और कुर्दिश ट्राइब या फिर कुर्दिश एथनिक ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है। ओके, फिर भाई ये जो टर्की है यहाँ बहुत फेमस रिवर्स दो निकलती है, उसको हम देख लेते हैं सिर्फ एक सेकंड। यहाँ एक निकलती है आपकी टिग्रिस रिवर, कुछ इस तरीके से निकलती है ये टिग्रिस। और एक निकलती है यूफ्रेट्स रिवर, वो भी कुछ ऐसे। तो देखो ये जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली का नाम क्या है? टिग्रिस। और जो नीचे वाली है उसका नाम है यूफ्रेट्स। जैसे हमारे यहाँ पे इंडस रिवर निकलती है तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के ऊपर, जिसका नाम था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन सी रिवर के एरियाज में? तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस। ओके, तो ये हमने मेजर टर्की का सब देख लिया। अब देखो टर्की की एक खासियत क्या है पता है? ये एशिया का भी पार्ट है, ये यूरोप का भी पार्ट है, इसीलिए इसको ट्रांसनेशन बोला जाता है कि मतलब दोनों कॉन्टिनेंट का ये पार्ट बनता है, दोनों का गेटवे बनता है ये। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो इस एरिया के अंदर ब्लैक सी है, और ब्लैक सी हमने बहुत बार किया है, फिर से एक बार कर लेते हैं भाई। पेन मुझे बस छोटी कर लेने दीजिए। हाँ, तो ये रहा आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती है? तो अपना कोड है भाई RGT ब्रू, BRU। RGT ब्रू मतलब रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया एंड यूक्रेन। ये रहा, देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा RGT ब्रू, BRU। मोल्दोवा नहीं बना था, ठीक है। मोल्दोवा का देखो मैप, देखो ध्यान से, यूक्रेन ही पूरा कवर कर लेता है, मोल्दोवा लैंडलॉक है। ओके, तो RGT ब्रू से आपका ब्लैक सी की कंट्री हो गई। अभी ब्लैक सी के अंदर क्या क्या आता है? तो देखो ये जो रशिया और यूक्रेन वाला एरिया है, ये है सी ऑफ अजोव। और सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करता है भाई? तो जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है? कर्च स्ट्रेट, कर्च। फिर भाई यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये जो छोटी सी बॉडी दिख रही है आपको, वाटर बॉडी, ये है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सी। और सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करता है, मतलब इसका क्या नाम है? तो भाई बॉस्फरस, बॉस्फरस। और फिर नीचे ये जो वाटर बॉडी ग्रीस के यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है आजियन सी। और एजियन सी को और सी ऑफ मरमरा को कौन सी कनेक्ट करती है? तो डर्डनालस, डर्डनेलस। ये दोनों स्ट्रेट है, हाँ, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। ओके, क्लियर है। देखिए ब्लैक सी में सबसे ऊपर आपका आएगा सी ऑफ अजव, और सी ऑफ अजव को कौन कनेक्ट करेगा? तो कर्ड स्टेट कनेक्ट करेगा। फिर आप नीचे जाओगे तो सी ऑफ मरा उसको कनेक्ट करेगा बोस्फरस, और फिर एजियन सी के साथ कनेक्ट करेगा डर्डनालस। दो चार बार आप पढ़ेंगे, आपको खुद ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये एजियन सी है, एजियन सी के नीचे कौन सा सी आता है भाई? तो सी ऑफ क्रेट।
क्रेड सी से याद रख लीजिए। और ये साइप्रस है। साइप्रस देखो अलग से एक कंट्री है, ऑटोनॉमी है उसके पास, पर टर्की बोलता रहता है कि साइप्रस हमारा है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके। फिर दूसरी वो कंट्री टर्की के नीचे सीरिया आता है, जिसकी बॉर्डर बनती है मेडिटेरियन से। फिर उसके नीचे लेबनान, फिर उसके नीचे इजराइल, इनकी भी बॉर्डर बनती है लेबनान से। तो क्या इराक की बनती है? नहीं बनती है। जॉर्डन की बनती है? जॉर्डन है, नहीं बनती है। इजिप्ट की बनती है? बनती है। तो बस इतना काफी है। हमने पूरा का पूरा राइट साइड का ब्लैक सी वाला रीजन, मेडिटेरियन सी वाला रीजन देख लिया, ठीक है। आप मुझे ना बस ये बता दीजिए, ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस जहाँ पे गई है, ये जो पानी है, ये वाटर बॉडी है, इसका क्या नाम है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में है, उसका भी क्या नाम है? ये दो वाटर बॉडीज का नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ऊपर वाला आप समझ गए हो, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर ही होगा एकदम। ओके चलिए, अभी हम बड़ी न्यूज कवर करते हैं, ठीक है। यही था, अंदर भी यही लिखा हुआ है कि देख लीजिए कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। फिर ब्लैक सी को बाउंड करता है मेडिटेरियन एजियन सी, फिर यूफ्रेट्स, टिग्रिस, किजलमार्क रिवर, फिर माउंट अरावरत, स्ट्रेट भी है, बॉस्फोरस और डर्डनलास, जैसे ही हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। चलिए बड़ी न्यूज कवर करते हैं। देखो इतना बड़ी बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी ही न्यूज है, बड़ी न्यूज भी। तो वही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मिस लता प्रसाद वैश्य। तो इस केस के जजमेंट में क्या बोला है? तो जो इंटॉक्सिकेंट लीकर है उसके रिलेटेड बात की है कि वो अगर स्टेट लिस्ट में आते हैं, इंटॉक्सिकेंट लीकर, दारू की बात चल रही है, ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होगा ना, वो भी स्टेट के रिव्यू के अंदर आएगा, दैट्स इट। तो क्या इससे पहले नहीं था? जी नहीं, नहीं था। क्या होता था? जजमेंट आया था कोर्ट का ही, और कोर्ट ने ही बोल दिया था कि भाई सिर्फ दारू जो पीने वाला है उसको आप स्टेट कवर कर सकता है, बट जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है वो स्टेट के परव्यू के बाहर आता है। तो अभी के लिए जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है? तो यूनियन उसे रेगुलेट करता है अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ओके क्लियर। दो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों से रेगुलेट करता है, ठीक है। स्टेट की आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? कि आप अगर हमें वो नॉर्मल अल्कोहल को यूज करने को दिया है तो इसको भी करने को दे दीजिए, क्योंकि कई बार इंडस्ट्रियल अल्कोहल मिसयूज होता है खुद पीने के लिए, इसलिए हमें जरूरत है हम इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन लेके आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है केस में और बोल दिया है इसका सुधार किया जाएगा और ये स्टेट के अंदर ही आ जाएगा इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। ओके। तो देखो अल्कोहल जो है ना उसके दो टाइप है। एक है यूजेबल अल्कोहल, तो जिसका यूज हो सकता है, यूज हो सकता है मतलब आपको पिया जा सकता है, ये भाई इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। और इसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन यूजेबल, मतलब कि इंडस्ट्रियल, जो कि इंडस्ट्री में काम आएगा। इंडस्ट्री कौन कौन सी में काम आ सकता है? कोई हेल्थ की इंडस्ट्री हो, या फिर कोई ये जो डिटर्जेंट ऐसा कुछ बनाते हैं, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज हो, फ्यूल की इंडस्ट्री हो, मेडिकल पर्पसेस की हो, ऐसे बहुत सारी जगह पे काम आता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल है, इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें इथेनॉल के अंदर एडिशनल कुछ अलग अलग मटेरियल भी डाली जाते हैं, तो इसको आप पी नहीं सकते हो। ऊपर से आप पीने जाओगे आपको बहुत ही बेकार सी बदबू आएगी और उसका टेस्ट भी एकदम बकवास होगा और ये पॉइजनस भी होगा, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इथेनॉल विथ एडिक्टिव्स, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग सब्सटेंसेस दैट मेक्स इट पॉइजनस एंड अनप्लीजेंट टू टेस्ट। यस, यही हमने देखा। याद क्या आपको रखना है कि जो अल्कोहल रेगुलेशन है वो किसका पार्ट है? तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है अभी तो पूरी तरीके से। इवन इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी पहले नहीं था बट अभी है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो भाई पहली बार हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हुए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हैचिंग करवाई है, इन शॉर्ट ब्रीडिंग करवाई है, दैट्स इट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है भाई? तो आर्टिफिशियली ब्रीड करवाना, आर्टिफिशियली बर्थ करवाना, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? तो हम सेम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड स्पीशी है, इसमें हम जो मेल होता है उसके स्पर्म्स को लेते हैं, लैब में ग्रो करते हैं और फिर फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल, ठीक है, ये नेचुरल नहीं हो रहा है, आप लैब में कर रहे हो, दैट्स इट।
ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है? तो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, क्योंकि ना बस्टर्ड बहुत कम बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली इंडिया के अंदर 150 जितने बस्टर्ड हैं। तो ज़रूरी है ना कि हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएँ, आर्टिफिशियली या नेचुरली पर बढ़ाएँ बिल्कुल ही। और ये कहाँ पे हमने अचीवमेंट किया है? तो नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में। ये जो जैसलमेर में ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ पे कौन-सा नेशनल पार्क पड़ता है? एकदम बाजू में, ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे ही मत भागना। तो ये पड़ता है आपका डेज़र्ट नेशनल पार्क। ये अपना जैसलमेर और बाड़मेर के रीजन को भी जोड़ लेता है। ओके ठीक है, ये इतना काफ़ी है, डेज़र्ट नेशनल पार्क। अभी देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट क्या है, जो हमने ऊपर बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट तो भाई 16 से 21 में लेके आए थे, बट इतना अच्छी तरीके से काम कर नहीं पाए, तो इसने 21 से 24 तक इसको एक्सटेंड कर दिया भाई। इसका काम क्या रहेगा? तो कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइज करना स्टेक होल्डर्स को, डिसीजन मेकिंग कंजर्वेशन के लिए और अच्छी बनाना, और इंसेंटिवाइज करना बस्टर्ड फ्रेंडली लैंड यूजेस को। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको लोकली राजस्थान में गोडावन भी बोलते हैं। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही सीरियस है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या है? तो शेड्यूल 1 में है और शेड्यूल 4 में भी है। अभी ये शेड्यूल क्या है मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता देता हूँ। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर 4 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1, 2, 3, 4। अभी 1 के अंदर ऐसी स्पीशीज आती है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरे में ऐसी स्पीशीज आती है जिसको हाईएस्ट तो नहीं चाहिए बट जस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। तीसरे में आती है फ्लोरल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, ठीक है, प्लांट पेड़ पौधे की बात आती है, प्लांट स्पीशीज जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो भाई ये शेड्यूल 1 में कौन सी थी? तो एनिमल स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और भाई शेड्यूल 4 में कौन आएगा? तो ऐसी सारी की सारी स्पीशीज जो कि साइट्स के अपेंडिक्स में आ रही हो, उस सारी की सारी को हम इधर शेड्यूल 4 में डाल देंगे, ठीक है। अभी साइट्स क्या है? ये रहा साइट्स, यहाँ पे भी लिखा है। तो साइट्स भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकती है। इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाता है। फुल फॉर्म क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो कौन कौन सी स्पीशीज? तो फ्लोरा एंड फोना बोथ, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, फ्लोरा एज वेल एज फोना, यही है साइट्स। इसके 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। और इस अपेंडिक्स में अगर किसी को लिस्ट किया गया है तो उसको भी हम अपने शेड्यूल 4 में लिस्ट कर लेंगे। समराइज कर लेता हूँ। शेड्यूल 1 में एनिमल स्पीशीज जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। शेड्यूल 2 में ऐसी स्पीशीज जिसको कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। 3 में प्लांट स्पीशीज और 4th में जो सारी ऐसी स्पीशीज जो कि साइट्स के अंदर आती है। क्या पहले से इसमें 4 शेड्यूल थे? नहीं, पहले 6 शेड्यूल थे, अभी हमने 4 कर दिए हैं। साइट्स का स्टेटस क्या है इसका? तो अपेंडिक्स 1 में आता है और ये कवर्ड है हमारे स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। इसमें 22 स्पीशीज कवर है, एनिमल स्पीशीज। फिर ओनली लेस देन 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, ठीक है। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये ग्रासलैंड स्पीशीज है, उधर रहती है, एंडेमिक टू इंडिया है, कुछ हद तक पाकिस्तान में भी मिलती है, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्लैक क्राउन ऑन द फॉरहेड। ये लो, ये मैंने ऐड कर दिया, अभी देख लीजिए कैसा दिखता है। ये रहा आपका, ये जो क्राउन फॉरहेड देख रहा है ना, ये रहा, ये क्राउन फॉरहेड, ठीक है। तो वही क्राउन फॉरहेड ऑन अ ब्लैक कलर का। फिर मेल पजेसेस गूलर पाउच। अब ये गूलर पाउच क्या होता है भाई? तो उनके ना ये गला जो होता है ना, इस गले के थ्रोट में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, मतलब ऐसा कोई पार्ट है उसका, जिसको हम गूलर पाउच बोलते हैं। इसमें ये आराम से हवा भरते हैं और फिर हवा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और इससे एक हमिंग साउंड बनता है। ये हमिंग साउंड से ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है, दैट्स इट, गूलर पाउच। और ये क्या होते हैं? ये ओमनीवरस होते हैं, मतलब दोनों चीज खा सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों। थ्रेट्स क्या क्या है इनके? तो हंटिंग होती है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, कॉलिजन विद पावर लाइन, ये बहुत इशू है, क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, वो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं सकता है, मतलब जो थोड़े से ही ऊंचा उड़ते हैं,
अभी थोड़े से ऊंचा उड़ता है तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगे होते हैं खंभे, उनके जो वायर है ना उनके साथ ये टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि कोलिजन विथ पावर लाइंस। ओके, फिर वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कि उसकी वजह से भी उनका एरिया जाता जा रहा है और वो खत्म होते जा रहे हैं। क्लियर, सब कुछ मैंने बता दिया है इसके ऊपर जो जो था। अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है, जो प्रिजनर्स है ना उसको भी फ्री एंड टाइमली लीगल एड मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए क्यों जरूरी है, तो हमारे इंडिया में जो भी प्रिजनर्स है उसमें से 75% जितने अंडर ट्रायल है, ये हमने कल परसों ही देखा, ठीक है, अंडर ट्रायल है एज पर एनसीआरबी डेटा। और जो हमारा प्रिजन है वो भी बहुत बड़ी संख्या में भरा हुआ है, 131% जितना। तो एनसीआरबी का डेटा अगर इतना बोल रहा है कि प्रिजन को दिक्कत है तो है दिक्कत, इसीलिए बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की प्रिजनर को भी फ्री एंड टाइमली लीगल एड मिलनी चाहिए। कौन से जजमेंट में बोला है हमने, तो सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्या क्या हाईलाइट बोली है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इन कोलैबोरेशन विद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया जिससे एएसएस टू लीगल एड सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी प्रिजनर्स को। फिर भाई अवेयरनेस जनरेशन फैलाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा भी कोई सिस्टम अवेलेबल है। कैसे पता चलवाओगे, तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा जगह पे आप बड़े बड़े बोर्ड्स लगाइए, आपके कॉन्टैक्ट्स लगाइए तो इजीली पता चल जाए। ओके, अब ये फ्री लीगल एड की कहाँ पे हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 13(9) डीपीएसपी का, जहाँ पे बोला है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको जस्टिस मिल जाए, ठीक है। नो सिटीजन आर डिप्राइव्ड ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस। तो भाई फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है किसी के पास लॉयर रखने का पैसा ना हो, तो फ्री में देना चाहिए आपको। और फिर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी लेके आए हैं, जहाँ पे हमने नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे, इसको हम बोलते हैं नालसा। यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट पे जो है वो सालसा, डिस्ट्रिक्ट पे डालसा, तालुक पे तालसा। ओके, सिर्फ अथॉरिटीज ही नहीं बनाई है, कमिटीज भी बनाई है सेम। सुप्रीम कोर्ट कमेटी, हाई कोर्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमेटी। कमेटी का फुल फॉर्म यही है, हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, या फिर ये नेशनल लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी एटसेट्रा। ओके ओके, ये सब आप जानते हो, बकवास है, छोड़ो। अभी भी ये 23 का क्वेश्चन है, इसको देखो कि एलिजिबिलिटी क्या है, लीगल सर्विस कौन कौन ले सकता है, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन ले सकते हैं। फिर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के पीपल ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर्स, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, caste atrocity, flood, droughts, earthquake, and industrial disaster, and a person with custody in a protective hands and juvenile home and psychiatric hospitals. Okay. तो ये सारे लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यही 23 में क्वेश्चन पूछा था, एकदम ही पपलू, एकदम ही इजी। फिर भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन की है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर कुछ कुछ नोटिफाइड किया है। जैसे कि क्या भाई चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, कि आप बोल रहे हो कि मैं डिसेबल हूँ, तो कहाँ से मिलेगा आपको, तो भाई मुझे एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, फोटोग्राफ देना है और आधार कार्ड देना है। फिर उससे वो चेक करेंगे कि मैं असली इंसान हूँ कि नहीं, और फिर वो चेक करना आएंगे। और वो कौन इशू करेगा, तो इशुएंस अथॉरिटी होगी मेडिकल अथॉरिटी, जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा रेसिडेंट है वहां से। फिर प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक लेना है। अगर 2 साल से ज्यादा ये ज्यादा खींच लेते हैं, इनएक्टिव रहते हैं अपने काम, तो ये जो मैंने अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हालांकि मैं दूसरी बार अप्लाई कर सकता हूँ, यस। फिर कलर कोडेड भी रख दिया हमने डिसेबिलिटी को दे करके। समझ लीजिए कोई इंसान 40% से कम डिसेबल है तो उसको व्हाइट मिलेगा, व्हाइट कार्ड। फिर 40% से 80% के बीच में अगर है तो उसको येलो कार्ड मिलेगा। और अगर कोई 80% से भी ज्यादा तरीके से डिसेबल है तो उसको ब्लू कार्ड मिलेगा। कंसर्न क्या है भाई इसमें भी, सबसे पहला तो एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन विदाउट आधार। तो जिसके पास आधार नहीं है वो इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं ले जा सकता है। फिर प्रोसेसिंग टाइम ही बहुत बड़ा है, तो जो जेन्युइन पर्सन है उसके लिए 3 महीना राह देखना का कॉम्बरसम हो सकता है। ओके, अभी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो ऐसा कोई पर्सन जो कि फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और सेंसरी
कमजोर है तो उसको हम डिसेबल बोलेंगे या डिसेबिलिटी का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। 21 टाइप की कैटेगरीज है डिसेबल की, और हम भी प्रोहिबिट करते हैं कि आप किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। देखो, ये डिसेबल डिसेबल बोलना, दिव्यांग बोलना अलग बात है। हम कायदे से अच्छी भाषा में क्या यूज कर सकते हैं, तो डिसेबल की वजह से यूज आप हम करेंगे स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड, ठीक है, नॉट डिसेबल। हिंदी में भी आप बोल सकते हो दिव्यांग, दिव्यांग। तो वर्ड अच्छा यूज कीजिए, जहां आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि इससे ये यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वही यूज कीजिए। फिर वही कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया है रिसेंटली ऑक्सफैम ने और डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ने। मेन फोकस क्या है इसका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 को कवर करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसके भाई बेसिक 3 पैरामीटर है, एक तो पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग, फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और लेबर राइट एंड वेजेस, ठीक है। टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं इंडेक्स के, तो नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया टॉप परफॉर्मर रहे हैं। वर्स्ट परफॉर्मर साउथ सुडान, नाइजीरिया। इंडिया की क्या रैंक है, तो 127। अब सोचिए 127 हमारी रैंक है, कितनी बुरी बात है। और ये पपलू सपलू कंट्री लंका नेपाल जैसी हमसे भी आगे चल रही है। सो इट इज नॉट अ गुड। स्पेशल रीजन क्या पता है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर हमारी 10% पॉपुलेशन भी गरीब रह जाती है ना, तो इन सब से हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन की भाई नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं। ओके, फिर राइजिंग इनइक्वालिटी को देख, ये भाई क्या करोगे आप, इसको आप अपने नोट्स में डाल लेना, ठीक है, कहीं पे आपको काम आ जाएगा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में। तो भाई राइजिंग इनइक्वालिटी में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का गैप बढ़ता ही जा रहा है। जो बिलियनर्स हैं उनकी उनके नंबर्स पिछले डिकेड में डबल हो चुके हैं, जबकि गरीबी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर ड्राइविंग फैक्टर्स और क्या क्या है इसके लिए, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट, डेब्ट क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस। और 85% ऑफ जो कंट्रीज है उन्होंने ना रिड्यूस कर दिया है अपनी स्पेंडिंग भी ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल एम्पावरमेंट, तो वो ठीक नहीं है, राइट। ये अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बाकी आप कैसे भी ग्रो कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन में भी वही बोला है कि ऑल कंट्रीज शुड इंश्योर दैट हेल्थ बजट इज एटलीस्ट 15% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यस। फिर नेशनल इनइक्वालिटी रिडक्शन प्लान आप बनाइए, जिसमें आप इनइक्वालिटी रिड्यूस करोगे। इंक्रीज कीजिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बाय टैक्सिंग इनकम ऑफ रिचेस्ट 1%। जो 1% आता है ना, सबसे ज्यादा अमीर लोग, उस पर और ज्यादा टैक्स डालिए, दैट्स इट। इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, तो मनरेगा लेके आए हैं हम। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तंजन योजना, एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, और अदर्स में स्टार्टअप इंडिया। और बाकी बहुत से हमें पता है ना, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे याद रखने की, आपको ऑलरेडी बहुत सारे पता है। ओके, अभी ये लास्ट बड़ी न्यूज है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि ब्रिक्स की समिट रिसेंटली भाई खत्म हुई है कजान डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने के बाद। कजान, कजान क्या है, तो रशिया की जगह है, वहां पे अभी ये ब्रिक्स की समिट हुई थी, इसलिए न्यूज में था। सबसे पहली भाई ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी, पूरे के पूरे ब्रिक्स की, तो 2009 में, ये कैटरीना बर्ग में, ये जगह का नाम है, ठीक है, ये कैटरीना बर्ग। और ये जो टर्म है ब्रिक, वो किसने यूज की थी, तो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जी मोनाइल ने यूज किया था एक्रोनिम ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम 2001। ये फॉर्मलाइज हुआ अपनी मीटिंग के दौरान 2006 में, ठीक है। सबसे पहले ना ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में इसका एक्सपेंड हुआ और ब्रिक्स से ये बन गया ब्रिक्स, और जिसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गई। रिसेंटली अभी की बात देखें तो टोटल 10 मेंबर हैं ब्रिक्स नेशन के अंदर, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज की, जैसे कि ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड यूएई, सऊदी अरेबिया, एक्सेट्रा। भाई रिसेंटली ब्रिक्स ने क्या कंक्लूड किया, क्या क्या बातचीत की, देखो बकवास है, ये आप एक लाइन याद रख लीजिए कि भाई मेन थीम क्या थी समिट की, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। यहाँ पे देखो, जस्ट मतलब सिर्फ वाला जस्ट नहीं, यहाँ पे जस्ट का मतलब वो जो न्याय होता है ना, वो जस्ट कि अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करना, जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट की अच्छा डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या क्या और हमने अडॉप्ट किया, तो ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरलिज्म के लिए हमने
इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म किए हैं कि इसमें हम फाइनेंस की बातचीत करेंगे, कुछ नया प्रिपेयर करेंगे। फिर ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो आपस में इजीली पैसा इधर से उधर कर पाए, उसका फ्रेमवर्क बनाइए। फिर क्लियर डिपॉजिटरीज बनाइए। देखो नाम में ही डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, कहीं पे पैसा आपका रख देना। तो डिपॉजिटरी मतलब क्या, आपका कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, वो आप अगर स्टोर कर पाते तो वो डिपॉजिटरी है। तो ब्रिक्स नेशन ने डिपॉजिटरी बनाने की भी बात की है। फिर इंटरबैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म को बढ़ाने की बात की है, जिससे हमारा जो ट्रेड है, फाइनेंशियल ट्रेड है, वो अच्छा खासा चल पाएगा। इधर उधर हम करेंसीज को ट्रांसफर कर पाएंगे, लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पाएंगे। ओके ओके ठीक है। फिर हमने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज भी किया है। यहाँ पे क्या है, सेम ग्रेन एक्सचेंज कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। अदर्स क्या क्या हमने लॉन्च किया है, तो वैक्सीन सेंटर लॉन्च किया, फिर इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर इंडिया का जो ऑलरेडी चल रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो बड़ी बड़ी कैट मतलब चीता, शेर, टाइगर एसेट्रा, इन सब का अलायंस है, उसको सबने इंडोर्स किया कि भाई बहुत अच्छा इंडिया काम कर रहा है। फिर हमने ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज हैं, उसकी भी पहली बार बात बोली है। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जो ब्रिक्स की मेंबर्स तो नहीं है, बट हाँ उनके दोस्त है, उनके साथ पार्टनर है, दैट्स इट। ये मेंबर नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, दैट्स इट, यही है ब्रिक्स के बारे में। बाकी आपको पता चल गया, जी मोनल ने बोला था ब्रिक्स वाली बातें। पहली बार ये कहाँ पे मिली थी, 2009 में, ये कैथरीनाबर्ग में। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास 10 मेंबर्स हैं। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं, जल्दी हो जाएगी, इतना बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली है कि हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जज की अपॉइंटमेंट करनी हो तो कौन कर पाएगा। भाई कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, अंडर आर्टिकल 224 क्लॉज 1। ये जो एडिशनल जज अपॉइंट होते हैं, उतना टेन्यूर कितना होता है, तो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट खुद बता देंगे कि भाई 6 महीने के लिए जरूरत है, तब तक रहो। और इनकी जो एज है वो 62 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एडिशनल जज की अपॉइंटमेंट हमें करनी क्यों होती है भाई, तो वर्कलोड बढ़ जाता है, तो इसलिए करने की जरूरत तो आ जाती है, दैट्स इट। फिर है पीएम श्री, श्री मतलब पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। स्पॉन्सर्ड मतलब ऐसा जिसमें सेंटर प्लस स्टेट का पैसा बराबर जा रहा हो, मतलब ठीक है, दोनों दे रहे हो। और दूसरा होता है सेक्टर, सेक्टर में सेंटर सिर्फ अकेला पैसा दे रहा होगा, दैट्स इट। अभी के लिए हमने भाई अप्रोक्सीमेटली 14,500 जितनी पीएम श्री स्कूल बना दी है, ताकि हम विकास कर पाए। ये इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, तो 22-23 से 26-27 तक। इसका मेन फोकस क्या है भाई, मतलब किसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो समग्र शिक्षा अभियान जो हमारे, उसके साथ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय नव विद्यालय ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है जाइवैक टीवीसी। देखो ये वैक्सीन आ गई है, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन के लिए गई है, अंडर मेकिंग इट एलिजिबल फॉर यूनाइटेड नेशन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो भी हो। किसकी वैक्सीन आई है, तो टाइफॉइड 5 की वैक्सीन, 6 की वैक्सीन आई है। ये 6 विक्स नहीं है, सिर्फ टाइफॉइड याद रखिए, टाइफॉइड की वैक्सीन आई है, ठीक है, 6 नहीं है, मेरी गलती है, सॉरी। टाइफॉइड की वैक्सीन आई है, और ये कंजुगेट टाइप ऑफ वैक्सीन है। कंजुगेट मतलब क्या है भाई, तो ये सब यूनिट टाइप वैक्सीन का एक पार्ट है। समझा देता हूँ, थोड़ा बौखलाइए मत, पहले ऊपर से देख लेते हैं काम क्या है। ये किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के अगेंस्ट करती है, जो कि टाइफॉइड फैलाता है। ये एक सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है। ओके, देख लो कैसे काम करती है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर समझ लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये रुको, ये वायरस है, ऐसा कुछ दिखता है वायरस, ठीक है। और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है पता है, कि कोई भी अगर बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है ना, सिर्फ उसको ऊपर से ऐसा चेक करेंगे, अच्छा, और उसी से वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा कोई जो सेल है वो हमारा है, या फिर वो बाहर का है, दैट्स इट। अभी समझ लीजिए, ये वायरस तो पूरा बहुत डेंजर है, तो मैंने क्या किया कि एक जुकाम जैसा एकदम नॉर्मल सा वायरस ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया, और उसमें जो ये ऑरेंज है ना, उसके स्ट्रक्चर्स को फिट कर दिया, या फिर एक दो डाल दूंगा तो भी चलेगा। ये जो स्ट्रक्चर्स ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं हम एंटीजन। अभी समझ लीजिए ये मेरी बॉडी के अंदर गया, ओके, ये एंटर किया मेरी बॉडी के अंदर, और मेरी बॉडी क्या करेगी, ऊपर से ही चेक करने वाली है ना। तो मेरी बॉडी ने ये ऊपर से चेक किया और आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बाहर का है, दैट्स इट।
और मेरी बॉडी इसके लिए एंटीबॉडी बना देगी। एंटीबॉडी मतलब बी सेल टी सेल अटैक कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जब ओरिजिनल ये पूरा का पूरा वायरस आएगा ना मेरे बॉडी के अंदर, तो हमारे तो एंटीजन के सामना हो गया है, तो ऑलरेडी एंटीबॉडी अवेलेबल होगी और हमारे इससे जीत हो जाएगी। दैट्स इट। तो आप बोलोगे इसमें भी वैक्सीन कहाँ आपने बताई, सब यूनिट वही बताया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो पूरा वायरस ना लेके सिर्फ एक यूनिट ले लिया ना, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और उसको किसी और में जोड़ के फिर दे दिया, तो इसी को बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। और जो ये कंजुगेट वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन का ही टाइप है, जिसमें हम एंटीजन को, मतलब कोई ये एंटीजन है ना, ये जो ऊपर हमने बनाया ये एंटीजन है, जिसमें हम एंटीजन को उठाते हैं और पॉलीसेकेराइड्स के साथ जोड़ देते हैं। अब ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, तो भाई ग्लूकोज शुगर एसेट्रा से एक ऊपर का लेयर बनता है, उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, और किसी और के पॉलीसेकेराइड्स के साथ जोड़ के उसको दे देते हैं। इसमें आपको जाने का जरूरत नहीं है, वरी नॉलेज मुझे देना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। इतना आप समझ गए वो काफी है, सब यूनिट। ठीक है, किसी एक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के किसी में जोड़ देते हैं, उसी को हम सब यूनिट बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन लिया और एंटीजन ही मैंने दे दिया, ये भी हो सकता है। सिर्फ एक टुकड़ा ही दें, एंटीजन ही डायरेक्टली मेरी बॉडी के अंदर दे दिया जाए। ओके, इन शॉर्ट आप समझ गए हो। ठीक है, वैक्सीन का नाम क्या है, ज़ाइवैक टीवीसी, सॉरी टीसीवी। ओके चलो आगे देखते हैं, क्लाउड चेम्बर्स। देखो नाम में ही क्लाउड है ना, तो इसका काम भी क्या है, क्लाउड को बनाना, बट चेम्बर के अंदर। चेम्बर ये सिलिंड्रिकल चेम्बर होती है, क्लोज चेम्बर होती है। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर वेपर को और एरोसोल्स को इंजेक्ट करते हैं, मतलब इसके अंदर डालते हैं आर्टिफिशियली, और अलाउ करते हैं कि जिस कंडीशन में क्लाउड फॉर्म होते हैं ना, वैसी कंडीशन उन्हें मिल जाए। ये कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर दोनों कंट्रोल रहते हैं, और फिर हम क्लाउड को फॉर्म होने देते हैं। दैट्स इट। तो आप बोलोगे फायदा क्या है भाई ऐसा करने का, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्लाउड की फिजिक्स काम कैसे करती है, क्लाउड कैसे बन रहे हैं। हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ मटेरियल डाला ना, बना तो वो अपने आप है, टेम्परेचर हमने दिया, ह्यूमिडिटी दी, एरोसोल दिए, वाटर वेपर दिए, बट बना तो वो खुद है। तो इससे हम स्टडी कर पाएंगे कि क्लाउड कैसे काम करता है, कैसे बनता है। हाँ, अब ये जो क्लाउड चेम्बर है वो किसने बनाया, तो इंडिया ने फर्स्ट ऑफ काइंड ऑफ अपना बनाया है क्लाउड चेम्बर बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और ये किसके अंदर बना है, तो मिशन मौसम के अंदर बना है। ये मिशन मौसम क्या है भाई, तो वेदर फोरकास्टिंग मिशन है। ये वेदर इवेंट्स लाइक रेन, हेल, फ्रॉग्स, सॉरी फॉग्स, ये कुछ भी अगर आने वाला होगा तो ऑलरेडी उसको देख लेगा, ठीक है, फोरकास्ट कर लेगा। दैट्स इट। फिर ना एक और चीज ध्यान रखना, ये मौसम तो ठीक है, दूसरा ना हमारा प्रोजेक्ट मौसम भी है। प्रोजेक्ट मौसम में हम क्या करते हैं, जो एक सेकेंड ना, प्रोजेक्ट मौसम, इसके अंदर जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है ना, उसके साथ कोलाब्रेशन करते हैं, और उसके साथ हमारे जो कल्चरल टाइज है उसको हम बढ़ाते हैं। दैट्स इट। ये जो इंडियन ओशन मैंने पूरा बना दिया, इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है उसके साथ कल्चरल टाइज को बढ़ाना, उसका मतलब है प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रोजेक्ट मौसम, मिशन मौसम अलग अलग नहीं है, पर दोनों के मतलब, दोनों के काम, दोनों के बिल्कुल ही अलग हैं। आप सिमिलर सा के लग के आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, स्नो लेपर्ड्स। तो भाई 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे था, इसलिए न्यूज में है। ओके बढ़िया। हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो देखो स्नो, नाम में ही स्नो है, तो हिमालयन वाले रीजन की जो भी कंट्रीज है वहां पे हमें स्नो लेपर्ड्स दिख जाते हैं। ठीक है, ओके फाइन। हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स है वहाँ पे, तो यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल जाता है। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके थ्रू बना हुआ होगा, तो उनके जो भी शिकार उनके लिए अवेलेबल है उनके थ्रू, जैसे कि शीप, ब्लू शिप, आइबेक्स, पेंसिल, हाँ बस ऐसे कुछ स्पीशीज हैं जिनको ये शिकार करता है। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल है। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर लिम्स होते हैं और लॉन्ग हिंड लिम्स होते हैं, ताकि वो माउंटेनियस रीजन में इजिली आगे भाग पाए। मतलब ऐसा दिखता है यार, उसमें क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग देख लीजिए। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, आईयूसीएन में साइट्स अपेंडिक्स 1 में है, और इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है। फिर देखो न्यूज में है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगेन आप ना ये पढ़ोगे पॉलिटी से, आप खुद पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, खामखा वीडियो बड़ा नहीं करना है, तो पॉलिटी में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। इधर भी हम देख लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 333 में,
कायदे से ये भी इनडायरेक्टली पीवाईक्यू का पार्ट ही है। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिसका मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जगह नहीं दी जाती है, बट हाँ इनके लिए एक एक्ट जरूर बना होता है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी बनती है भाई, जैसे कि अपना सीबीआई हो गई, एसेट्रा बहुत सारी बनती है। कंपोजिशन क्या है ये, यहाँ पे जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट चल रही है उसका, तो भाई 1 1 + 3, मतलब कि एक चेयरमैन, फिर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 दूसरे मेंबर। ठीक है, ये चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन और ये 3 मेंबर कितने टाइम तक ऑफिस में रहते हैं? तो 3 साल के लिए लेते हैं। और शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। एक बार 2 टर्म्स हो गई, उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। फंक्शन क्या है? तो इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना ऑल मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इन सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और उनके रिलेटेड कुछ भी उनके हकों का नुकसान हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको सेफगार्ड करना। ठीक है, फिर है पीएम यशस्वी। तो भाई ये जो भी यशस्वी लोग होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो बहुत ही पावरफुल है, यशस्वी का मतलब ये होता है इनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। तो यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये स्ट्रीमलाइन करता है एजुकेशन सपोर्ट फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टेटस स्टूडेंट्स। सॉरी यार, पता नहीं क्यों मेरी टंग बार बार स्लिप हो रही है। ये अम्ब्रेला एक स्कीम है फॉर ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड ट्राइब, मतलब जो भी थोड़े से पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए ये है। ओके, आप ना ये नोट में डाल लेना, ऐसे स्लो इनिशिएटिव को आपको नोट्स में डाल लेना है, सिर्फ नेम ही काफी होता है। ठीक है, कि आपको नेम से पता चल जाएगा और उतना काफी है। और जो इससे पहले जो भी स्कीम चल रही थी, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एसेट्रा, उन सबको इसी में सबज्यूम कर लिया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर है पिंक कोकेन। कोकेन तो आपने देखा ही होगा, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम से बहुत सारी कंट्रीज में पिंक कोकेन मिल रही है। ये देखो, पिंक कोकेन ना जो नॉर्मली हमें कोकेन मिलती है उससे काफी अलग है। ये पिंक कोकेन क्या करता है भाई? सबसे पहले तो इसे 2C भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मेजोरिटी में केटामाइन होता है। तो ना इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 2C के अंदर या फिर पिंक कोकेन के अंदर हाई मात्रा में कोकेन मिल जाता है, रेयरली कंटेन कोकेन? तो ध्यान देना, इसके अंदर केटामाइन ज्यादा मिलता है। फिर ये हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, मतलब कि आपको दिन में सपने दिखा देगा, जो है भी नहीं वो आपको दिखने लगेगा, हालुसिनेशन कर देगा। कंपोजिशन क्या है? तो भाई केटामाइन होता है, फिर मेथाम्फेटामाइन होता है, एसेट्रा एसेट्रा, जरूरत नहीं है। कंपोजिशन इज अनसर्टेन, मतलब फिक्स नहीं होता है। हेल्थ इफेक्ट क्या क्या है? आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, बिहेवियर चेंजेस, बहुत कुछ, वो सब आपको पता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना ही था आज, कुछ खास ज्यादा था नहीं, बट फिर भी हमने कवर कर दिया है। ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगेन आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर अपना डाउट या आंसर अपलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैट ग्रुप, लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ओके, ठीक है, जय हिंद।